आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी 13वीं किस्त। 12वीं किस्त में मैं आपको चैप्टर गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक हिस्सा सुना चुका हूँ। चूँकि चैप्टर तवील था, इसलिए उसका बकिया हिस्सा गंगा और ब्रह्मपुत्र का बाकी हिस्सा मैं आज सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज भी नहीं पूरा हुआ तो इसका बाकी हिस्सा 14वीं किस्त में आपको सुनाऊंगा। तो सुनिए, 13वीं किस्त गंगा और ब्रह्मपुत्र का बकिया हिस्सा। अमेरिका वायलेट इस वक्त क्या कर रही होगी? तुम्हारी सेहत डार्लिंग। चार्ल्स बार्लो ने मग उठाकर चार्ल्स बार्लो ने मग उठाकर चंद घूंट भरे, फिर एडवर्ड बार्लो की तस्वीर को देखा। ग्रैंड डैड पर का कलम हाथ में लिए, स्याह रेशमी डोरे वाली ऐनक लगाए, शिद्दत की संजीदगी से क्या लिख रहे हो? ग्रैंड डैड ने बंगाल के कितने अजला के इंपीरियल गजेटर्स पर काम किया था। शाम को थके हारे अदालत से लौटकर फूस के छप्पर के किसी बंगले के बरामदे में बैठकर लैम्प की रोशनी में तुम ये सब लिखा करते होगे। चोकरा, सिगार लाओ, चांद निकलता होगा, मच्छर भिनभिनाते होंगे, तुम तन्हा बंगले में बैठे इंपीरियल गजेटर की जिल्दों में एक जिल्द एक बाप का इजाफा करने में जुटे रहते होगे। और आसाम के नागा कबाइल ग्रैंड डैड की मशहूर किताब थी। बराबर की तस्वीर में ग्रैंड माँ बैठी हैं, ऊंचा सा जूड़ा बांधे, दुरुस्त चेहरा, स्याह गाउन। हिंदुस्तान में बरतानवी सोसाइटी की एक फरामोश शुदा सुतून। उनके बराबर में ग्रेट आंट मेबल की तस्वीर रखी है। बूढ़ा वफादार अब्दुल गफूर जो विलियम केंटवेल से तुर्की में मिला है, किस एहतियात और ख्याल से रोज़ाना इन सारी तस्वीरों की झाड़ पोंछ करता है। ग्रेट आंट मेबल जो ग्रैंड डैड की बहन थी, उन्होंने सारी ज़िंदगी चर्च ऑफ इंग्लैंड की जनाना मिशनरी सोसाइटी का काम करने में सर्व कर दी। जो डैड बताते थे, एक रोज़ ग्वालंदू घाट से तनहा स्टीमर पर बैठी और दूर दराज शुमाली मगरबी सूबाजात, यह आज के दौर में उत्तर प्रदेश कहलाता है। मगरबी सूबाजात के एक दूर उफ्तादा ज़िले में मिशन कायम करने के लिए यसू का नाम लेकर चल पड़ी। ग्वालंदू से मुंगेर, पटना, बक्सर, गाज़ीपुर, बनारस, हर नाम का अपना रूमान था। बनारस के खौफनाक सनम कदे से वो अवध के शहर
सीतापुर पहुंची। वहां मिशन कंपाउंड में स्कूल और अस्पताल कायम किया और बेचारी जवानी के आलम में ही वहां हैजे का शिकार हो गई। आज की ये तालीम याफ्ता कौम परस्त हिंदुस्तानी लड़कियां आंट मेबल जैसी बहादुर औरतों की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने तालीम की रोशनी उन तक पहुंचाई। क्विट इंडिया, ब्लडी फूल्स। अब चार्ल्स बार्लो का सर भारी सा हो रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। तन्हाई में मुझ पर माजी की याद के दौरे ज्यादा पड़ने लगे और ये अच्छी बात नहीं। डैड का ऑयल पोर्ट्रेट जो लंदन के किसी दूसरे दर्जे के मुसव्विर ने 1901 में बनाया था, डैड थोड़े से डैंडी थे। एलन टेरी और ऑस्को वाइल्ड और ऑब्रे बेयर्सले के दौर के फैशनेबल नौजवान जो फरलो पर लंदन जाते तो अपना सारा वक्त थिएटर और ओपेरा और बैले में गुजारते। ये 90s के हंगामों के रसिया वापस आते और बंगाल और उड़ीसा के गैर दिलचस्प पसमानदा अजला में अपने फ़राइज़ मनसबी में जुट जाते, मगर अपने लंदन के इंटेलेक्चुअल दोस्तों से ख़त किताबत जारी रखते। कितने बरतानवी मुसन्निफ़ों, सहाफ़ियों और शायरों से उनके ज़ाती मरासिम थे। डैड को इल्म नबातात का शौक़ था। उन्होंने भी ग्रैंड डैड की मानंद हिंदुस्तान के मुताल्लिक़ लिखने पढ़ने का शगल जारी रखा। आसाम के ऑर्किड्स की अनगिनत अक़साम की फ़हरिस्तें बनाई और बंगाल, उड़ीसा और आसाम के पौधों और फूलों और दरख्तों पर एक मुस्तनिद और ज़ख़ीम किताब लिख डाली। डैड किताबें लिखते थे और मम्मा, जिन्होंने अपनी शादी से कबल कुछ अरसे तक पेरिस में मुसव्वरी सीखी थी, उन फूलों और पत्तों के सुबक और नफीस स्केच बनाती। मम्मा की तस्वीर सोफे पर बैठी हैं, डैड पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर में डैड की कर्जिन फैशन की मूछें, मम्मा पेरिस के ताज़ा तरीन फैशन के गाउन में मलबूस हैं। ये लोग सब मर गए। ग्रैंड डैड ने अपने हिंदू बंगाली मुंशी से फारसी पढ़ी थी और बंगला जानते थे। डैड भी बंगला से वाकिफ थे। रिटायर होने के बाद उनका इरादा था कि वो अपना ज़्यादा वक्त लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सर्व करेंगे, मगर लंदन जाने से पहले ही वो सुंदरबन में शेर का निवाला बन गए। उनसे गांव वालों ने दरख्वास्त की थी कि उस आदमखोर शेर से बचाएं जो बहुत सारे लकड़हारों का शिकार कर चुका था। डैड बेखौफी से बंदूक संभालकर उसे मारने के लिए अंधेरे जंगल में घुसे और जिंदा वापस ना आए। उन्होंने अपनी कीमती जान दी ताकि ये नीम वैशी लकड़हारे जिंदा रहें। ग्रैंड डैड का इंतकाल 1907 में हुआ, जब बंगाल में कत्लो गारत शुरू हो चुका था। उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। नौजवान विक्टोरिया की तख्त नशीनी, कंपनी की मुलाजमत, गदर, विक्टोरिया की मौत और आखिर में खुदीराम बासु, सभी कुछ देख लिया। उनको पेंशन लेते काफ़ी अरसा गुजर चुका था। रिटायर होने के बाद
वो वतन वापस नहीं लौटे। उन्होंने दार्जिलिंग और कलकत्ते में बेहद खूबसूरत कोठियां बनवा ली और अपना वक्त इल्मी मसरूफियात में सर्फ करते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सेनेट, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ये और वो, चंद ब्रह्म मसलहीन भी उनके दोस्त थे। गोया वाकया है कि वो नेटिव से बराबरी की सतह पर कभी ना मिले और हाकिम व महकूम की शऊरी दीवार कायम रखी कि एम्पायर की सलामती इसी में मुज़मिर थी। मगर सिर्फ ये 7 बच्चे हिंदुस्तान के मलेरिया और दूसरी बीमारियों से जिंदा बचे थे और दस्तूर के मुताबिक, ताकि हिंदुस्तानियों की बुरी खसलत ना सीख लें, 6-6 साल की उम्र में इन्हें तालीम व तरबियत के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। बड़े होकर डैड के सबसे बड़े भाई फौजी अफसर बनकर हिंदुस्तान लौटे, लेकिन काबुल के मार्च में खेत रहे। मंझले भाई ने लंका में चाय की काश्त शुरू की और वहां के प्लांटर बने। डैड जो इन दोनों से ज़्यादा ज़हीन थे, इंडियन सिविल सर्विस के मुकाबले में आ गए और उसके फौरन बाद ही मम्मा को ब्याह कर हिंदुस्तान लौटे। आंट मॉड की तस्वीर, रूखी फीकी शख्सियत, सफ़ेद गाउन, हाथ में बाइबल। आइंट जेरल्डीन की तस्वीर, खुशशक्ल, मुतबस्सम, शरीर आंखें, फैशनेबल गाउन, गले में मोतियों का हार, गोद में कुत्ता, हाथ में पंखा। आंट मटिल्डा की तस्वीर, मुतबस्सम भोली सूरत। ये तीनों तस्वीरें एक बुक शेल्फ पर रखी हैं। ये तीनों विक्टोरियन खवातीन डैड की बहनें थीं। तीनों उड़ीसा के मुख्तलिफ अजला में पैदा हुई। आंट मॉड सबसे बड़ी, शादी नहीं की। सॉरी, ये अभी फूफी मेबल बार्लो के मानंद अहले मशरिक की रूहें बचाने में जुटी रहीं। ग्रेट आंट मेबल ने इस सिलसिले में सिर्फ ग्वालंदू घाट से सीतापुर तक का सफर किया था। आंट मॉड ने चीनियों की रूहानी निजात की खातिर गनबोट सियासत और मशरक़ी एशिया की कॉलोनियल जंगों के पुरखतर ज़माने में तन्हा कैंटन तक का सफ़र किया। बरसों वहाँ रहीं और बक्सर बगावत के ज़माने में जब बागियों ने उनके मिशन कंपाउंड पर हमला किया, वो चंद बरतानवी, बेल्जियन और अमेरिकन मिशनरी खवातीन समेत जीसस की खातिर शहीद हुई। सरजमीन चीन में उनकी कब्र बनी। आंट जेरल्डीन खूबसूरत और फ्लर्ट, लंदन में एक बैरिस्टर से शादी कर ली। आंट मटिल्डा भी बहुत खूबसूरत और प्यारी सी थी। डैड की पसंदीदा बहन, दार्जिलिंग में एक फौजी अफसर, बंगाल लांसर्स, उन पर आशिक हुआ, मगर मंगनी के बाद उनको दगा देकर भाग गया। दिल शिकस्ता आंट मटिल्डा अभी मजहब की तरफ राग़िब हुई। गारो हिल्स में नया मिशन खोला। ग्रैंड डैड को नागा कबाइल से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने आंट मटिल्डा की हिम्मत अफजाई की
आंट मटिल्डा बूढ़ी हो चुकी हैं और लंदन में आबाई मकान में रहती हैं। डैड और मम्मा के यहाँ 3 बच्चे जिंदा रहे, एलिस, चार्ल्स और रिचर्ड। वो तीनों भी बचपन में इंग्लिस्तान भेज दिए गए। एलिस बार्लो, अजीब बात है, विक्टोरियन इंग्लिस्तान मजहबी नहीं था। अंग्रेज ज़्यादा महज़ब परस्त कभी नहीं रहा, अंग्रेज ज़्यादा मजहब परस्त कभी ना रहा, मगर मशरक़ में आकर सब पर मजहब का जोश सवार हो जाता था। गालिबन यहाँ के अजीब व गरीब लेकिन दिलचस्प मज़ाहिब से गैर शौरी मदाफ़त। एलिस को मिशनरी बनने की कतन ज़रूरत न थी। एलिस जदीद ज़माने की लड़की थी, कोई और पेशा इख्तियार कर सकती थी। उसे ग्रेट आंट मेबल और आंट मॉड और आंट मटिल्डा की रवायत से मुतासिर होने की ज़रूरत क्या थी, ये मेरी समझ में कभी ना आया। गरीब एलिस शादी कर सकती थी, बहुत ही मामूली शक्ल थी, फिर भी यकीनन उसकी शादी हो सकती थी। वो पिछले बरस से गारो की पहाड़ियों में आंट मटिल्डा का कायम किया हुआ मिशन चला रही है। नागा कबाइल ही उसकी सारी कायनात हैं। मिशनरी औरतों को इस ईसार और कुर्बानी का सिला क्या मिलता है? अफ्रीका के जंगल, एशिया के जंगल, मसाइब, परेशानियां और आखिर में तन्हाई और बुढ़ापा या किसी वहशी के हाथों मौत। क्यों ऐसा ये लोग क्यों करती हैं? क्या इनको वाकई यकीन है कि आसमानी बादशाहत मिलेगी? बालो खवातीन का तो बहरहाल सेंट पीटर इस्तकबाल करते करते बोला जाएंगे। मेबल, मॉड, मटिल्डा, एलिस, चार्ल्स बार्लो कमरे का चक्कर लगाकर फिर अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो इतनी देर से अपने ख़ानदानी तस्वीर का मुतालिया कर रहा था, मगर एक ग्रुप फोटो जो उसके सागवान डेस्क पर रखा था, उसकी तरफ से उसने नज़रें चुरा ली। वो तीनों उसे ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे। उसकी बीबी वायलेट, उसके बच्चे टॉम और कैरल, वो तीनों इस वक्त ढाके से हज़ारों मील दूर जंग के मुहीब शोलों में घिरे इंग्लिस्तान में मौजूद थे। बूढ़ी और बहादुर आंट मटिल्डा भी, जो 1940 की ब्लिट्स के ज़माने में इत्मीनान से अपने पलंग पर सोया करती थी, वायलेट ने लिखा था। आबाई मकान की तस्वीर 1914 माफ़ कीजिएगा, आबाई मकान की तस्वीर 14 एंड्रयूज़ क्रेसेंट। ये तस्वीर बहुत छोटी सी है और टॉम ने अपने बेबी ब्राउनी से खींचकर उसे भेजी थी। आंट मटिल्डा पोर्च की सीढ़ियों पर बिल्ली गोद में लिए खड़ी हैं। कैरल करीबी कुत्ते से खेल रही है। वायलेट तस्वीर में नहीं है। ये तस्वीर लिखने की मेज पर ब्लॉटिंग पैड के कोने में अड़सी हुई 2 साल से इसी तरह रखी है। इस 2 साल में लंदन पर क्या कयामत गुजर गई। आबाई मकान, रीजेंसी तर्ज का यह मकान ग्रैंड डैड के वालिद ने, जो सिटी में सॉलिसिटर थे, 1812 में ख़रीदा था। मकानों की ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी। अब मैं फिर माजी की तरफ वापस लौटता हूँ। चार्ल्स बार्लो ने लंबा सांस भरकर नगमाते हिंद
दोबारा उठा ली। किताब के पीले वर्क़ों में से जो पुरानी महक आ रही थी वो उसे बहुत इत्मीनान बख्श मालूम हुई। माजी महफूज है। यूरोपियन और अमेरिकन हमेशा मुतअज्जिब रहते हैं कि अंग्रेज़ इतना गैर जज्बाती होते हुए भी इतना माजी परस्त क्यों है। इन लोगों को क्या मालूम कि हम लोग कितने जज्बाती हैं। और दूसरी बात ये, उसने बोतल से मग बियर में उंडेली। क्या हमारा ऐसा माजी और किसी कौम का है या है ही नहीं? लाजवाब, बेमिसाल, दरखशां। ऐसा दरखशां भी नहीं। जरा हिंदुस्तानियों से पूछो, व्हाट द हेल। अब मम्मा बुरी तरह याद आ रही हैं। उनके बनाए हुए वाटर कलर ड्राइंग रूम में सजे हैं बंगाल के दो मनाजर, सुनहरी पहाड़ से लदी हुई किश्ती, दूर धुंधलगे में मस्जिद का मीनार और बरगद तले खड़ा काला भुजंग किसान। सामने अलमारी में मम्मा के वाटर कलर्स का एल्बम रखा है और स्केच बुक। दार्जिलिंग के चीथड़ों में मलबूस पहाड़ी बच्चे, ऑर्किड का एक गुच्छा, फर्न के पत्ते, कृष्णचूड़ा की शाख, अपने वफादार नेटिव मुलाजिमों के स्केच, अपने तीनों बच्चों की तस्वीरें। एलिस 15 साल, चार्ली उम्र 11 साल, डिक उम्र 2 साल। डिक विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो, डैशिंग, बशास, खूबसूरत, सुनहरी RAF मूछें, यूनिफॉर्म पर तमगों की कतार। ये एक और तस्वीर है जो सामने मेज पर रखी है, जिसे मैं नहीं देखना चाहता। विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो पुराने बंगाल सिविलियन एडवर्ड बार्लो मरहूम का पोता, जेम्स बार्लो मरहूम का छोटा बेटा, मिस्टर चार्ल्स बार्लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुर्शिदाबाद का छोटा भाई, उम्र 28 साल, जर्मनी पर बमबार तैयारों की क़यादत के लिए गया और जिंदा वापस ना आया। पिछले साल स्टेट्समैन में शाया हुआ था। माजी की तरफ लौटो चार्ली, माजी महफूज है, पुरअमन, पुरसुकून। चार्ल्स बार्लो सर हिलाकर तलखी से हंस पड़ा। सामने के बुक शेल्फ में पिछली जंगों के मुतालिक सुनहरी मुजल्लद किताबें कतार में रखी थी। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर 1744 से 1748, कर्नाटक वॉर्स, पलासी, फतेह मसूलीपट्टम, बक्सर, फर्स्ट मैसूर वॉर, रोहिला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर, सेकेंड मराठों, एंग्लो गोरखादार, पंडारीदार, थर्ड एंग्लो मराठा वार, माफ कीजिएगा, सेकेंड मराठा एंग्लो गोरखा वॉर, पंडारी वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, संथाल बगावत, सिपाही म्यूटिनी, मारके अम्बाला, भूटान वॉर,
सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, मणिपुर बगावत, सरहदी बगावत। ये तो सिर्फ पिछले 200 साल में बरतानिया की मशरक़ी फतूहात थीं। हज़ारों लाखों क्रिस्टोफर और रिचर्ड बार्लो इन मार्कों में खप रहे थे। यूरोप की जंगों में कितने रिचर्ड, अब्दुल गफूर, चार्ल्स ने दफतन गरज कर आवाज़ दी। अब्दुल गफूर चंद सेकंड में नमूदार हुआ और गुसल का पानी लगाओ। जी साहब। अब्दुल गफूर गायब हो गए। बहुत खून बहाया मेरे आबा ने। चार्ल्स ने चेहरे पर हाथ फेरा। पुराने रोमनों की मानंद उन्होंने इल्म व फन को भी माला माल कर दिया। मार्स और मिनर्वा कभी एक दूसरे से जुदा ना होंगे। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई। पुरानी किताबें और पुरानी तस्वीरें, यादों का कब्रिस्तान। 38 साल मैं बूढ़ा हो चुका हूं, क्योंकि मेरी उम्र 38 नहीं है। मेरे अकीदे की उम्र 1942 साल है। ज़हनी एतबार से 2500 साल, तारीखी एतबार से 1500 साल और नस्ली याददाश्त की उम्र कितने हजार साल। हर सोचने वाले यूरोपियन इंसान की ये सब उम्रें हैं। हर हिंदुस्तानी की उम्र कितनी है? ग़ालिबन लामहदूद। फिर हम अपने नाम रखते हैं, एडवर्ड, जेम्स, चार्ल्स, टॉमस, ख़ानदानी नाम बार्लो, जो हमें एक पुराने धुंधलके से जा मिलाता है और जिसकी वजह से हमें मुस्तक़बिल में भी अपने पांव जमाए रहने की खुशगवार उम्मीद है। यहूदियों और अरबों का दस्तूर है, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। क्या खुद पसंदी है? सच्चे ज्ञानी में इतनी खुदी भी नहीं कि वो अपना नाम तक लिखे। किस उपनिषद में है? डैड बताते थे, मुनीर विलियम्स ने किसी गांव के ब्राह्मणों से दस्तखत करने के लिए कहा। उन्होंने जवाब में सिर्फ नमो भगवते और ओम लिख दिया। साहब, पानी तैयार है। अब्दुल गफूर ने इत्तला दी और गायब हो गए। चार्ल्स सर झुकाए बैठा रहा। आखिर में सब मर जाते हैं। डैड को हिंदुस्तान के मुताल्लिक अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताबों के पहले एडिशन जमा करने का शौक था। इन अलमारियों में वो सारी किताबें मौजूद हैं। ग्रैंड डैड और डैड का कुतुब खाना। इन किताबों के मुसन्निफ जॉन कंपनी के अफसर, इंडियन सिविल सर्विस के अफसर, फौजी, मिशनरी, माहिरीन तालीम, प्लांटर, उनके भूत फूस की छतों वाले बंगलों में अब भी मंडला रहे होंगे। ये किताबें ज़राअत और जंगलात, आर्कियोलॉजी, रस्ल रसायल और सिविल इंजीनियरिंग, तालीम, एथनोलॉजी और सोशियोलॉजी, आसाम के नागा कबाइल अज एडवर्ड बार्लो ICS,
चार्ल्स ने फख्र से नाम सोचा। मुस्तकबिल के गर्द आलूद कोनों खुदरों में बहरहाल महफूज रहेगा किताब की जिल्द पर लिखा हुआ नाम और कब्र का कुतबा। कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, तिब, फलसफा, नेचुरल हिस्ट्री, सफ़रनामे, जोग्राफिया। कलकत्ते का जेम्स पर्नस ने, जिसने खुरोष्टी में यूनानी नाम दरियाफ्त किए और अशोक के कुतुबों की इबारत पढ़ी, कनिंगम, जॉन मार्शल, जेम्स फर्गुसन, हेवल, ग्रांट डफ, कर्नल टाड, विंसेंट स्मिथ, मॉरलैंड, जेम्स मिल, वॉन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, ग्राहम बेली, चार्ल्स एलियट, विल्सन ग्रिफ्ट, जॉर्ज सेल, आर्ट, हिस्ट्री, लिसानियत, मज़ाहिब और दिलचस्प नावल जो अब मज़ाहिगा खेज लगते हैं और जदीद हिंदुस्तानियों के हाथ में पड़ जाएं तो उनको नजर आतिश कर दें, जिनके हिंदुस्तानी किरदार नेटिव निगर के लक़ब से याद किए जाते थे। हंटी, गुड ओल्ड हंटी, मरीन क्राफर्ड, मॉड डाइवर, कर्नल मेडोज टाइलर के नावल, एक ठग के एतराफ़ात, सीता, तारा, टीपू सुल्तान, फ्लोरा एनी स्टील, F.W. बेन। हर स्टेशन के क्लब की लाइब्रेरी में ये नावल मौजूद होते थे। हर स्टेशन के क्लब की लाइब्रेरी में ये नावल मौजूद होते थे। अब बच्चों के लिए किताबें जो हम सब ने बचपन में पढ़ी, लिटिल आर्थर और उसका बेरा, लिटिल आर्थर की हिस्ट्री, लिटिल आर्थर, गदर के मुतालिक किताबों के अंबार और फिर किपलिंग, लाहौर और पेशावर की पुरअसरार गलियां, चंडू खाने, गंगादास और सिद्धू और वलीदाद और लालन तवायफ, लाहौर की लालन तवायफ गालिबन किपलिंग का अलामती किरदार थी। मगरिब के लिए अलामती किरदार एक ख़तरनाक, पुरकशिश, बेईमान औरत। हिंदुस्तान जो अंग्रेज उस जादूगरनी के हलाकत खेज शहर का शिकार हुआ, वो बहुत जल्द अपना किरदार खो बैठा, फटीचर हो गया। इसलिए हमेशा अलग थलग बने रहो। इस तारीख और भयानक जंगल में एम्पायर के स्टैंडर्ड को कायम रखो। इसी वजह से ग्रैंड डैड और ग्रैंड माँ, डैड और ममा उड़ीसा और आसाम के वीरान डाक बंगलों में शाम को बाकायदा इस तरह कपड़े बदलते थे गोया लंदन के स्वाय में डिनर खाने जा रहे हों। चार्ल्स बार्लो उठकर दरीचे में जा खड़ा हुआ। ये डीएम्स हाउस, उसके मुलाजिम, उसका बाग, ये सब चीज़ें उसी मुस्तहकम निज़ाम और रवायात का एक जुज़ हैं। ये सहर अंगेज़ एंग्लो इंडियन दुनिया
जो 200 साल से इस मुल्क में आबाद है, इसके जाने बूझे किरदार और जुज़वियात कलकत्ता, शिमला, हिल स्टेशन, मुफस्सल, अजला, सूबे, हर सूबे का सिविलियन खुद को उस सूबे से मुमासिल करता था। पंजाब सिविलियन, सिंध सिविलियन, बंगाल सिविलियन, सिंध क्लब, बंगाल क्लब। ये मजबूत और मुस्तहकम एंग्लो इंडियन माशरा, इसका मतलब है कि 19वीं सदी में हिंदुस्तान में रहने वाले या यहाँ मुलाजमतें करने वाले अंग्रेज़ों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। मखलूत नस्ल वाला तबका, हाफ कास्ट या यूरेशियन कहलाता था। किसी लेफ्ट विंग हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल ने सच कहा है कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को कंट्री स्क्वायर या ज़मींदार की नज़र से देखता है। हिंदुस्तानी सूबे गोया इन अंग्रेज़ों हाकिमों की ज़ाती ज़मींदारियाँ थीं, जिसमें हम पल्ला लोग या इंसान दूसरे यूरोपियन थे। अहले बरतानिया हिंदुस्तान में मुलाजमत करने वाले अपने हम वतनों को इंडियन सिविलियन या इंडियन बॉक्स वाला या इंडियन ऑफिसर कहते थे। हिंदुस्तानी महज नेटिव था और इस काबिल ना था कि उसका तस्करा किसी मुहज़्ज़िब सियाक़ो सबाक़ में किया जाए। पंजाब का ओल्ड जॉर्ज किल मुझे जिमखाने में मिला था। बिल्कुल जिस तरह ड्यूक अपनी रियासतों से मुमासिल किए जाते हैं, जिस तरह इंग्लिस्तान का कंट्री स्क्वायर अपनी रैयत का ख्याल रखता था, उसी शफ़क़त और ख़याल से हम लोग अपनी रैयत से यहाँ पेश आए, ज़्यादा दिलसोजी और मोहब्बत से, क्योंकि ये रियाया बच्चों की तरह अहमक और जानवरों की तरह जंगली थी। नस्लन बाद नस्लन इन सब सिविलियंस का ये अकीदा था कि खुदा ने एक बड़ी अजीम अखलाक़ी और रूहानी जिम्मेदारी इनको सौंपी है। बरतानवी हिंद की हुकूमत गदर के मुताल्लिक़ हर्बर्ट एडवर्ड ने कहा था कि ये खुदा ने हमको उस गफलत की सज़ा दी है कि हमने अवाम को ईसाइयत के उसूलों से आशना नहीं किया, और खुदा की कसम हमने उस जिम्मेदारी को बहुत खूब निभाया। हम तारीख़ से शर्मिंदा नहीं हैं। क्विट इंडिया इसी अखलाक़ी बरतरी और दयानतदारी के बलबूते पर हम मुट्ठी भर अंग्रेज़ 40 करोड़ हिंदुस्तानियों पर इत्मीनान से हुकूमत कर रहे हैं। वो कभी कभी हमारी माँओं को रात के वक्त हमें बरामदों में मच्छरदानियों के अंदर सुलाते हुए यकलख्त ये दहशत आ दबोचती थी कि अंधेरे में से नमूदार होकर टॉम टॉम बजाते नेटिव हमला ना कर दें 1857 की तरह। ये वाक़या है कि गदर की याद हमेशा हॉन्ट करती रहती है, और वो ये हकीकत थी कि अहले हिंद ब्रिटिश राज की बरकतों के मोतरफ थे, और एक आम हिंदुस्तानी अदालत में एक हिंदुस्तानी जज के फ़ैसले के मुकाबले में अंग्रेज़ जज के फ़ैसले को तरजीह देता था। मगर ये भी वाक़या था कि गदर के बाद हेनरी लॉरेंस ने कहा था कि हिंदुस्तानी अपने दीवाने बादशाहों के ज़ेरे हुकूमत खुश थे, उसूल परस्त कमिश्नरों के ज़ेरे नगी खुश नहीं।
क्विट इंडिया। यकीनन हमने भी गलतियां की हैं। शायद इंपीरियलिज्म बजाते खुद सबसे बड़ा जुर्म है, मगर हमारी जैसी बाबरकत इंपीरियलिज्म फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम की कॉलोनियों की क्या नागुफ्ता हालत है, काबिल यकीन। बहरहाल अलिफ चीम वाला ज़माना तो मुद्दतें हुई, पिछली जंग अजीम से पहले ही ख़त्म हो गया। गदर से पहले अज़ला में सोशल ज़िंदगी के मरकज़ यूरोपियन चर्च और असेंबली रूम्स थे। यूरोशियन तबका अपनी अछूत हैसियत पहचानता था और अलग रहता था। फिर ये असेंबली रूम्स क्लब में तब्दील हुए। डांस, बिलियर्ड, शौकिया ड्रामे, ग्रैंड डैड का हिंदुस्तान, डाक गाड़ियाँ, कुत्ते गाड़ियाँ, बग्घियाँ, पालकियाँ, पालकी बरदार बैरे बन गए। कलकत्ता का ईडन गार्डन जहां शाम को बैंड बजता था, पारसियों की दुकानें, स्टेशन के चंद अफसर एक दूसरे से ही मिलते रहते। मेमें दिन भर एक दूसरे को चिट्ठियां भेजा करती। फिर टेनिस, पोलो, शिकार। 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान इतना दिलचस्प हो चुका था कि होम से अक्सर लोग छुट्टियां गुजारने यहाँ आते। वो हिंदुस्तान से उनकी मुराद यहाँ की बरतानवी सोसाइटी थी। जाड़ों में ग्रैंड डैड दौरे पर जाते। जब ग्रैंड डैड और दूसरे सूबों में उनके साथी अफसर दौरे पर निकलते तो अहद रफ्ता के मुग़ल सूबेदारों के लाव लश्कर का गुमान हो सकता था। ये वाक़या है कि हमने मुग़लों से हुकूमत छीन कर तो उसको एहतशाम में उनकी नकल करने की पूरी कोशिश की। वायसराय की शान व शौकत, बंगाल में किश्तियों और स्टीमरों पर और दूसरे सूबों में बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लदकर सारा साजो सामान कैंप में साथ जाता। भारी फर्नीचर, तस्वीरें, चांदी के ज़रूफ, हर चीज़, ताकि सल्तनत के नुमाइंदे का दबदबा और रोब जंगल और देहात में भी कायम रहे। लश्कर में कुत्ते, गाय, बकरियां, मुर्गियां, सवारी के घोड़े, क्या कुछ ना शामिल होता। बड़े साहब के खेमे कालीन, तस्वीरों और गुलदानों से सजाए जाते। खुर्द-ओ-नोश की अशिया टीन के डब्बों में बम्बई के आर्मी एंड नेवी स्टोर से आ जाती। कुछ फासले पर नेटिव अफसरों के खेमे लगते और गांव वाले आकर वहां अपना बाजार लगाते। मैं यहां पर एक बार फिर रोक रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत तवील है, तो मैंने गंगा और ब्रह्मपुत्र चैप्टर के 2 हिस्से आपको सुनाए। तीसरा हिस्सा कल की 14वीं किस्त में सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।